नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। किसान कर्ज माफी के लिए राज्य खुद जुटाएं संसाधन। बैंकों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री की नसीहत, विपक्ष की इसे तुरंत लागू करने की मांग। बैंकों में फंसे कर्ज पर वित्त मंत्री चिंतित, कहा आरबीआई तैयार कर रहा है बड़े बकायेदारों की सूची, जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर आमराय की कोशिश, बीजेपी ने बनाई 3 मंत्रियों की समिति, सहयोगी और विपक्षी दलों से होगी बात। दार्जिलिंग के सरकारी दफ्तरों में बेमियादी बंद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन के दौरान छिटपुट हिंसा, राज्य सरकार ने राजनीतिक फायदे का लगाया आरोप। उपराष्ट्रपति का बेहतर समाज के लिए मीडिया की आजादी पर जोर, कहा प्रेस पर हमले से नागरिक अधिकारों पर बुरा असर, सूचनाओं तक पहुंच में बाधा नहीं बनी सरकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश में बैंकों का बढ़ता एनपीए सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि रिजर्व बैंक बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के लिए एक सूची तैयार कर रहा है और बहुत जल्द इस कार्रवाई का असर भी दिखने लगेगा। उन्होंने बताया कि कर्ज की घटी मांग को बढ़ाने के लिए बैंक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंकों के बड़े बकायेदारों पर सोमवार को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक हुई। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों की इस बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि लोन डिफॉल्टरों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक को दिवाला कानून के तहत ताकत हासिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका असर भी दिखेगा। Under the new ordinance which was issued, the RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process. And you will shortly be hearing about it. वित्त मंत्री ने बताया कि इस नए कानून के तहत बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ 81 मामले दर्ज हैं और 18 के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने बाजार में कर्ज की घटती मांग के सवालों का भी जवाब दिया। बाजार में कर्ज की मांग पिछले साल 10.7% थी, जो अभी घटकर 5.08% के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। अरुण जेटली ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा क्षमता में इसे लगातार बढ़ाने की कोशिश में है। You see, the banks are making their best effort through their infrastructure that is available to them to give the credit whenever asked for. But that's a part of the overall demand in the economy also. It's not related to banks alone. वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई और बैंकों का विलय चर्चा में है। उन्होंने बताया कि इन बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन अच्छा रहा है और वित्त वर्ष 2016-17 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज हुआ है, लेकिन देश में एनपीए का बोझ इन बैंकों के लिए चिंता बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का 5 लाख करोड़ रुपए बतौर एनपीए अटका पड़ा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही रेणु कोहली जी, की फॉर्मर स्टाफ है, मेंबर आरबीआई। रेणु जी, जिस तरीके से सरकार ने आज बयान दिया है एनपीओ को लेकर, हालांकि उन्होंने वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि एक बड़े बकायेदारों डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट तैयार की जा रही है और कार्रवाई सरकार जल्द करेगी, ऐसा लगता है कि शायद पूरा फोकस इस वक्त एनपीए पर सरकार का है? सरकार जिस तरह से उसको काफी अटेंशन दे रही है लग रहा है, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है और अब इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है कि सब कुछ पैरालाइज हो चुका है बैंकिंग सेक्टर में। ये सारी जो अटेंशन जो है ये एक्चुअली पहले डिले हो चुकी है और ये 2-3 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। खैर जो भी है, अब जो समझ आया है वित्त मंत्री के स्टेटमेंट से कि रिजर्व बैंक लिस्ट बनाई की तकरीबन पूरी तैयार है बड़े अकाउंट्स की, फोकस सिर्फ 40-50 जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको संभालने की पर है
और ये जो है बैंक्रप्सी लॉ के अंदर जाएंगे। अब इसके ऊपर सारी बात शायद रेस्ट करती है। ये हमें देखना है क्योंकि ये लॉ जो है ये नई है, ये बिल्कुल अभी बैंक्रप्सी बिल जो कोड जो है वो पिछले साल ही पास हुआ है। और ये कैसे इसकी कार्यवाही इसके अंदर किस तरह से होती है, क्या डिसीजंस होते हैं, क्या समझौते होते हैं, कितना मामला कोर्ट में चैलेंज होता है, ये सब हमें देखने की बात है। तो मैं इस समय यही मतलब ये नहीं कि पेसिमिस्टिक जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहती, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ एक साल में या चार साल में उल्टा रिजर्व बैंक ने कई स्कीमें निकाली हैं ये लोन्स को रीस्केड्यूल करने की, रीस्ट्रक्चर करने की, लेकिन कहीं पे भी जो है कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आया कि चीजें आगे खसकें। और लेकिन रेणु जी, सरकार जिस तरीके से एनपीए को लेकर कार्रवाई करने का इशारा कर रही है, वहीं दूसरी ओर बैंक की एक बड़ी दिक्कत है इस वक्त, जो मैं कहूं कि लेनदार हैं यानी कि बैंक से जो कि ऋण लेते हैं वो लगातार जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ऐसे में ये दोहरी जो मुश्किल है, इसका विकल्प या फिर इसका रास्ता किस तरीके से दिखेगा? देखिए, जो क्रेडिट का जो मतलब लोन, जो नए लोन्स की डिस्पर्सल, आपका सवाल यही था ना जी। कि एक तरफ से वो लोन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो नीचे जा रही है, यही था ना जी। हाँ, तो उसके कई कारण हैं और ये नई नहीं है, ये भी मतलब पिछले 3-4 साल से लगातार गिर रही है। और अगर हम देखें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है, इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है, और दूसरी तरफ से जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो तकरीबन लगातार ही गिर रही है। और हर साल ही अगर एवरेज हम देखें तो एवरेज प्लांट यूज जो है, कैपेसिटी यूजेज जो है वो 1-1.5 से परसेंटेज पॉइंट नीचे आ रही है। एवरेज कैपेसिटी अभी 70% से भी नीचे ही चल रही है। तो जब प्रोडक्शन ही पूरा फुल कैपेसिटी पे या ऊपर पे नहीं, पोटेंशियल पे नहीं चल रहा है, तो नेचुरली वर्किंग कैपिटल की डिमांड तो कम होगी ही, वो डिमांड साइड की प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि बैंक्स जो है, ऐसा नहीं है कि डिमांड कहीं भी नहीं है। ये बात सही है कि जो भी कॉरपोरेशन, जो भी फर्म, जो भी कंपनी जब इस तरह से पहला इतना उधार दिया हुआ हो, वो कोई नया प्लान बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। उनका फोकस इसी पर रहता है कि अपनी पहले बैलेंस शीट सुधार करें। लेकिन से हटके बहुत सारी ऐसे फर्म्स हैं, छोटे हैं उद्योग हैं, मीडियम साइज के उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं जहां पर डिमांड है। कम से कम बैंक्स को जो है फ्री हो जाना चाहिए उनको लोन देने के लिए। लेकिन वहां पर भी वो बैंक्स में भी जो एक फियर जिसे कहते हैं वो आ चुका है, क्योंकि इतना बड़ा एनपीए का ऑलरेडी स्टॉक उनकी बैलेंस शीट पे पड़ा है, तो नेचुरली वो जिसको कहते हैं रिस्क अवर्स हो चुके हैं। तो एक तरह से सिस्टम जो है मतलब आगे भी नहीं बढ़ रहा, पीछे एक तरफ से मतलब पैरालाइज जिसे कहते हैं हो चुका है। अब इसका क्या हल है? हल यही था कि किसी तरह से उनकी बैलेंस शीट्स में ये जो अकाउंट्स हैं जिनके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन हो चुके थे या अभी भी चल रहे हैं, वो इतने टाइम से बैठे हुए हैं, 2-3 स्कीम से आई, ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया या कोई सुझाव नहीं आएगा, सुझाव आए। हर साल ही, हर कुछ महीने में ही कोई ना कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम आई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने इस पर कदम उठाए, लेकिन उसका असर नहीं दिखा, क्योंकि एनपीए का जो ग्राफ वो लगातार पिछले 5 साल में तेजी के साथ बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल उल्टा और अक्यूमुलेट होने, क्योंकि जो अकाउंट्स रिस्ट्रक्चर हो चुके थे या जिनकी कोई थोड़ी बहुत उम्मीद थी, क्योंकि ग्रोथ बराबर नहीं हुई है और नीचे ही जा रही है, तो उसकी वजह से जो मतलब बीच में जिसको कहते हैं कि डाउटफुल या सब स्टैंडर्ड अकाउंट थे, वो भी जो है बैड लोन में आ गए। और कुछ तो क्योंकि पिछले साल एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है, जितने भी डाउटफुल अकाउंट थे उनको सारों को जो है डिक्लेयर करके और बैलेंस शीट पे एनपीए लिया गया था। वो एक थोड़ा सख्त सा एसेट क्वालिटी रिव्यू था जो रिजर्व बैंक ने इनिशिएट किया था। जी मैम, एक आखिरी सवाल के साथ सहमति से डिफॉल्टरों की लिस्ट को लेकर जब सरकार अब ऐलान कर रही है, हालांकि इसी लिस्ट को लेकर पहले बयान आते रहे हैं सरकार की ओर से कि डिफॉल्टरों की लिस्ट जारी करने से निवेश जो है उस पर असर पड़ता है, जो बड़े कंपनियां हैं वो पीछे हटती हैं। लेकिन अब सरकार जब लिस्ट जारी करने को खुद कह रही है, तो इस ट्रेंड में, इस
सोच में जो बदलाव है वो असल में क्या दिखा रहा है सरकार का? ये अकाउंट्स देखिए जो हैं तकरीबन मेजॉरिटी जो अकाउंट्स हैं स्टील, पावर सेक्टर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें है। उनमें से बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें इनके नाम फर्म्स के नाम या मतलब पता नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी फर्म्स जो हैं, पिछले कंपनियां जो हैं, अपने अकाउंट्स रिजॉल्व करने के लिए डीलिवरेज जिसको कहते हैं कि अपने जो है एसेट्स बेच भी रही हैं, वो अपना डेट जो है कम करने के लिए। लेकिन ऐसा होता है इस सिचुएशन में कि आपका जो एसेट जो बेचने के लिए सामने रखा जाता है वो आपका एक कोर एसेट होता है, और कोर एसेट जो होता है वो इनकम जनरेटिंग एसेट होता है, उससे रेवेन्यू या कैश फ्लो जिसे कहते हैं वो जनरेट हो रही होती है। तो अगर उसका आपको उनको दाम मिल रहा है और वो बेचे गए हैं तो उनकी फ्यूचर कैपेसिटी जो है ना वो भी इम्पैक्ट हो गई है, और ऐसे में काफी फर्म्स हैं। तो ये अकाउंट जो रिजॉल्व होंगे स्टील के या कुछ भी नाम होंगे नहीं होंगे जो भी है, मतलब ये मेरे ख्याल से मैं इस नजर से नहीं देखती, क्योंकि ये काम जो है रेजोल्यूशन जो है करना है, उनको करना है। बैंकरप्सी अगर डिक्लेयर होती है तो वो तो फर्म की बैंकरप्सी कंपनी लॉ के अंडर वैसे ही पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जी बिल्कुल, तो वो कोई मसला नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश में किसानों के गंभीर हालात। महाराष्ट्र सरकार ने किया कर्ज माफी का ऐलान। क्या कर्ज माफी से होगा कृषि संकट का निदान? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद इसकी शर्तों पर अब बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा को तुरंत लागू करने की मांग की, तो वित्त मंत्री ने कर्ज माफी को लेकर राज्यों को अपने स्तर पर काम शुरू करने को कहा। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी के ऐलान के बाद इसे लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा हो रही है। राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति ख्याल रखेगी कि कर्ज माफी का फायदा अमीर किसानों को नहीं मिले। शिवसेना का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण ही सरकार कर्ज माफी पर मजबूर है। ये उन्होंने जो आंदोलन किया उसकी ये सफलता है, ऐसा कह सकते हैं। और किसानों ने बहुत मेहनत की है और इस नतीजे पर सरकार इस नतीजे पर पहुंचे, उसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। कांग्रेस और एनसीपी की मांग है कि ये फैसला तुरंत लागू हो, जिससे किसानों को समय पर कर्ज मिल सके और वो खेती बाड़ी पर ध्यान दे सकें। अभी खरीफ का सीजन जल्दी सामने आ रहा है, जल्दी से जल्दी बैंक में जाकर नया कर्जा के लिए जो आपकी आवश्यकता है ये पैसे मांगने के लिए ध्यान दीजिए, और ये पैसे की मदद लेकर खाद और बाकी जो खेती के लिए बुआई के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो हासिल करके काम करके अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान दे दें। इन प्रिंसिपल का जब तक जीआर में रूपांतर नहीं होता है, उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इशू नहीं करता, सरकारी आदेश जब तक जारी नहीं होता है, तब तक इसका अमल कैसे होगा, कब होगा, कब से होगा और किसके लिए जारी होगा, ये सब अनकंडीशनल होगा तो ही मैं समझूंगा कि सबके लिए, सब किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज माफी पर राज्य को ये नसीहत दी। States which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. वित्त मंत्री का बयान ऐसे वक्त आया है जब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी किसान आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में सोमवार को किसानों ने धरना दिया और कर्ज माफी की मांग की। राजस्थान में भी भारतीय किसान संघ 15 जून को धरना देंगे।
महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश ने 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सत्ताधारी बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। उम्मीदवार पर आम राय बनाने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू शामिल हैं। पार्टी ने बयान में कहा कि ये समिति बीजेपी के सहयोगियों और विपक्षी दलों से बात करेंगे और उसके बाद आम राय बनाने की कोशिश होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को वोटिंग है और 20 जुलाई को नतीजों का ऐलान होगा। नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी और 28 जून तक चलेगी। विपक्षी दल भी सर्वसम्मति से उम्मीदवार के लिए आपस में चर्चा कर रहे हैं। As far as parties in opposition, we had our own meeting earlier and we have made our position clear. Whoever may be the candidate, candidate must be one who has strong commitment to the constitution and who is known for secular democratic credentials. We will see what the ruling party is going to do. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से सरकारी दफ्तरों में अनिश्चितकालीन बंद का दार्जिलिंग में साफ असर दिखा। बंद के चलते सैलानियों के बीच संशय का माहौल रहा और वहां से अब लोग लौटने लगे हैं। दार्जिलिंग समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दार्जिलिंग के चप्पे चप्पे पर आज ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से बंद के आह्वान के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसी भी अनहोनी की आशंका को टालने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां उतारी गईं। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Situation is under control and 3 persons have been arrested for yesterday's incident. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी काम पर नहीं आए, हालांकि कुछ कर्मचारी इसके बावजूद दफ्तर पहुंचे। देखेंगे नहीं होने से तो चला जाएगा, फिर अब नहीं होने से चला जाएगा। क्या लगता है ऑफिस होगा जहाँ अटेंडेंस ठीक ठाक रहेगा? मालूम नहीं है, हम तो नीचे से आना पड़ता है ना, सुबह आगे बच्चे को छोड़ के क्या देखेंगे। शहर में कई दुकानें भी बंद रहीं और जो खुली रहीं उनका मानना है कि अगर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दुकान बंद करने का आह्वान करता है तो वो बंद के साथ जाएंगे। सबसे ज्यादा असर सैलानियों पर पड़ा है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आह्वान के बाद पर्यटक आनन फानन में शहर छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग का डिपार्चर 3 बजे है, लेकिन हम लोग 8 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, 6 बजे सुबह निकल जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ भी रास्ता पे हो सकता है, ये हम लोग सोच लिया है। इसीलिए अगर ऑफिस दफ्तर बने तो शायद रोड पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सके। दार्जिलिंग को तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अब मोर्चा ने बोला है तो मोर्चा का पालन तो करना ही पड़ेगा। जो बोलेंगे मोर्चा उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। जब बोले हैं कि बंद नहीं रहेगा तो दुकान तो बंद नहीं होना चाहिए। जब लास्ट में वो बोलेंगे कि दुकान बंद करना है तो वो भी किया जाएगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि बंद के लिए वो किसी भी तरह बल प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि लोग खुद इसके समर्थन में दफ्तरों का बहिष्कार कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में पार्टी केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के इंतजार में है। इंडिफिनेट ऑफिसेस बंद, ऑफिसेस क्लोजर हुआ है, हम लोग ने फोर्सिबल बंद नहीं किया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का हम लोग चाह रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए कुछ लोग इस आंदोलन को शह दे रहे हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल गेम एंड फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ फ्यू पर्सन they are spoiling the whole life of the Darjeeling people. Mamata Banerjee recently taken a decision to set up a secretariat at the hills. बांग्ला भाषा को स्कूलों में अनिवार्य किए जाने से शुरू हुआ ये आंदोलन अब अलग गोरखालैंड की मांग तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन जारी है, तो सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से 72 घंटे में 6ठी बार गोलीबारी हुई। इधर हंदवाड़ा में सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन जारी है। सोमवार को पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के करीब कृष्णा घाटी और लाम सेक्टर में मोर्टार दागे। सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया।
हम बड़े जोर शोर से उसके दुगनी तिगनी ताकत से उसका हम जवाब दे रहे हैं। टेररिस्ट जो है उनको एलिमिनेशन हो रहा है। पाकिस्तान की जो सारे मूव्स हैं, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, उसको कई गुना ताकत से उनका जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान की ओर से बीते 72 घंटों में 6ठी बार गोलीबारी हुई है, जबकि 1 जून से ये 9वां संघर्ष विराम उल्लंघन है। इस बीच हंदवाड़ा में पुलिस और सेना ने मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया। हंदवाड़ा पुलिस को इस बात की इतला हुई थी कि हंदवाड़ा में जो चोबुल के इलाके में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, तो उस पर वहाँ पर पुलिस और आर्मी ने नाका लगाया था और नाके पे जो है 2 शख्स वहाँ पे पकड़े गए। उनके पास जो है काफ़ी मात्रा में असला मिशन भी बरामद हो गया। उधर पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब किया। जेपी सिंह ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि बेहतर समाज के लिए आज़ाद मीडिया बेहद ज़रूरी है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज़ादी के दौर में मीडिया की भूमिका को अहम मानते हुए ये कहा कि आज के दौर में भी मीडिया को सत्ता पर नजर रखनी चाहिए। वो नेशनल हेराल्ड के स्मारक संस्करण के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मीडिया की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि आज़ाद मीडिया समाज के लिए सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। उन्होंने पोस्ट ट्रुथ और वैकल्पिक तथ्यों के दौर में मीडिया की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए। If press freedom is attacked, it will result in the jeopardizing of citizens' rights. When faced with unjust restrictions and the threat of attacks, self-censorship in the media can have the opposite effect, aiding the covering up of abuses and fostering frustration in marginalized communities. मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि मीडिया के कामकाज पर राज्य को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि आवाम के हितों के लिए मीडिया पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इस बहाने राज्य को सूचना के प्रवाह पर लगाम कसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। By the same token, the state shall not impede the free flow of information that will go a long way in protecting and promoting the citizens' rights. The media, if it is to remain true to its calling, has to do likewise. उपराष्ट्रपति ने आजादी के दौर में मीडिया की भूमिका को अहम करार देते हुए कहा कि मीडिया हमेशा देश को जगाने का काम करता रहा है। नेशनल हेराल्ड के स्मारक संस्करण के मौके पर हामिद अंसारी ने ये बातें कहीं। इससे पहले संस्करण की पहली प्रति उन्हें भेंट भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना की कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। The power of truth is being completely replaced by the truth of power. And anybody who attempts to say the truth, who attempts to stand for the truth, is pushed aside. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नेशनल हेराल्ड की अहमियत गिनाते हुए कहा कि आजादी के दौर में इस अखबार ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड उसी विरासत को आगे बढ़ाएगा। I am sure under the wise counsel of Congress Supremo, Srimati Sonia Gandhi, and astute dynamism of Sri Rahul Gandhi, the National Herald will re-emerge as the potent voice of all right-thinking people of India. 20 जून को दिल्ली में इसके प्रिंट संस्करण का विमोचन होगा। नेशनल हेराल्ड साप्ताहिक पत्रिका के तौर पर निकलेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट परीक्षा के नतीजे पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने जल्द ही रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। 3 हफ्ते पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने 8 जून को घोषित होने वाले रिजल्ट पर रोक लगाई थी और उसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस रोक का असर 12 लाख परीक्षार्थियों पर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से नीट 2017 के मामले में
किसी भी याचिका पर सुनवाई न करने की अपील की है। मद्रास हाई कोर्ट में याचिका में कहा गया था कि परीक्षा में एक जैसा प्रश्न पत्र नहीं दिया गया और अंग्रेजी और तमिल भाषाओं के प्रश्न पत्रों में बहुत फर्क था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 24 मई को परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी थी। केरल उच्च न्यायालय के पोत परिवहन निदेशालय को उस मालवाहक पोत की जानकारी जुटाने को कहा है जिसकी टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने कहा है कि पोत का जीपीएस चार्ट और परिवहन के आंकड़ों को जब्त किया जाए। इससे पहले कई विभागों के 15 अधिकारियों ने इस मामले में संयुक्त जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शनिवार देर रात कोची में एक मालवाहक पोत ने मछली पकड़ने वाली एक नौका को टक्कर मार दी, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई जबकि 11 घायल हो गए। जहाज पर पनामा का ध्वज था और बाद में कोची पोर्ट ट्रस्ट ने दावा किया कि अंबर एल नाम के इस पोत को कब्जे में ले लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के 11 कैदियों को रिहा कर दिया है। भारत ने कैदियों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा। इन सभी कैदियों को पूरी सजा काटने के बाद रिहा किया गया है। अधिकारियों ने इसे सद्भावना संकेत करार दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, लिहाजा इस रिहाई को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जाने माने लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सी नारायण रेड्डी का आज सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। तेलंगाना के करीम नगर जिले में जन्मे नारायण रेड्डी को 1988 में उनकी कृति विशंभरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी लिखी कई किताबें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।